डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेम लेसन फिफ्थ और वीडियो संख्या आपकी 8वीं है। ये हम पढ़ रहे थे कि क्या वो कारण थे जिनके कारण से या क्या वो परिस्थितियां थी जिनके कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। तो उसमें से 4 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में 5वां बिंदु देखेंगे कि गांधी जी का देशव्यापी दौरा होता है, उस देशव्यापी दौरे का प्रभाव क्या पड़ता है और उस देशव्यापी दौरे से आंदोलन की तैयारी होती है। ये गांधी जी के कार्य करने की जो शैली थी उसको कई इतिहासकारों ने संघर्ष शांति, इतिहासकारों ने उसको कैसी शैली बताया है? संघर्ष, पहले संघर्ष कर दो, फिर शांति कर दो और फिर संघर्ष छेड़ दो, ऐसी नीति बताया है। तो का ये जो है मार्ग बताया इतिहासकारों ने। इस नीति के अंतर्गत गांधी जी शांति काल में, जो शांति काल आता था, में पुनः ऊर्जा भरते थे, पुनः जो है संघर्ष के लिए तैयार करते थे। अपने रचनात्मक जो कार्यक्रम थे, हम रचनात्मक कार्यक्रमों की चर्चा कर आए हैं, चाहे ग्राम उत्थान का काम था, चरखा चलाना था, खादी का प्रयोग था, ये सब रचनात्मक कार्यक्रम थे। तो उन कार्यक्रमों से सदैव जनता से जो है वो संपर्क बनाए रखते थे। गांधी जी का 1929 में भी यही मानना था कि अगर सरकार 1 वर्ष बीत जाने पर भी नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानती तो जन आंदोलन चलाना पड़ेगा। तो जन आंदोलन जब चलाना पड़ेगा तो जन आंदोलन कैसे चलेगा? कुछ संपर्क होगा, कुछ लोगों में पैंट होगी तभी चलेगा। तथा उस आंदोलन के लिए तैयारी पहले से जरूरी थी। वो पैठ बनाना, लोगों से मिलना जुलना, तो तैयारी पहले से ही जरूरी थी। तो इसलिए उन्होंने 1929 में यूरोप जाने का जो विचार है उसको त्याग देते हैं। वो त्याग कर सारे देश का दौरा करते हैं। 1924 में जेल से रिहा होने के बाद भी वो कई भागों में देश के गए थे। काठियावाड़, मध्य प्रांत, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि का दौरा पहले ही कर चुके थे। 1929 में वो अपनी यात्रा सिंध से शुरू करते हैं। सिंध से शुरू करके फिर दिल्ली और फिर कलकत्ता पहुंचते हैं। बाद में पुनः बर्मा गए, फिर कलकत्ता लौट आए। अप्रैल में आंध्र प्रदेश के 319 आंध्र प्रदेश के तो 319 गांव में गए। गांव में जाना, गांव में इतने बड़े नेता का जाना तो अपने आप में ही एक बड़ी बात थी। तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक था। जून से संयुक्त प्रांत के जो पहाड़ी इलाके थे वहां पर गए, मैदानी प्रदेशों का दौरा किया। साल के अंत तक वे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहुंच गए। फिर लाहौर अधिवेशन में पहुंच जाते हैं। इस जनसंपर्क अभियान से लोगों को रचनात्मक कार्य तथा अहिंसा का संदेश उन्होंने दिया, अहिंसा का संदेश दिया और जो इनके कार्यक्रम थे रचनात्मक उनको भी बताया। स्थान स्थान पर विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर जोर दिया। विदेशी वस्त्रों की होली भी इन्होंने जलाई। तो अभियान के बारे में उन्होंने लिखा, मैंने ये यात्रा इसलिए की है कि मुझे आभास हुआ है कि जनता मुझसे मिलना चाहती है, इसलिए मैंने ये यात्रा की है। इस बात को आप समझें। थोड़े ही शब्दों में मैंने उनको अपना संदेश दिया है, मैं और वह दोनों ही संतुष्ट हैं। तो इस तरह से गांधी जी एक नए और बड़े आंदोलन की, भारी आंदोलन की तैयारी शुरू करते हैं। उसके बाद लाहौर अधिवेशन जब पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है? पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हो जाता है।
जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1928 में, तो 1 वर्ष का समय अंग्रेजों को दिया गया था कि इस रिपोर्ट को स्वीकार कर ले, नेहरू रिपोर्ट को। लेकिन जब उसको स्वीकारा नहीं जाता है, तो अधिवेशन जब होता है तो इंग्लैंड से लौटकर वायसराय इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को घोषणा की कि उन्हें ब्रिटिश सरकार ने उन्हें घोषित करने का अधिकार दिया है कि 1917 की घोषणा में यह बात अंतर्निहित है कि भारत में अंत में औपनिवेशिक राज्य प्रदान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि साइमन रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार गोलमेज सम्मेलन बुलाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार से मिलेंगे और भारत के नए संविधान के सिद्धांत के लिए विचार करेंगे। तो ये घोषणा करता है कि डोमिनियन स्टेट ही दिया जाएगा, वही औपनिवेशिक राज्य। एक बात तो ये थी जो इनको अखरेगी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे, और तीसरा जो है कहा कि जो देशी प्रतिनिधि हैं या जो भी लोग हैं सब मिलकर विचार करेंगे कि कैसे क्या संविधान बनेगा। तो ये सब बातें कहीं। इस घोषणा का ज़्यादातर पार्टियों ने स्वागत किया। दिल्ली में सभी नेताओं का एक सम्मेलन भी आयोजित होता है। इसके बाद सरकार को गोलमेज सम्मेलन के मुद्दे पर ज्ञापन भी दिया। उधर गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य नेता 23 दिसंबर 1929 को लॉर्ड इरविन से भेंट करने गए। इरविन से भेंट करने गए दिसंबर में, तो उनको निराशा हाथ लगती है वहां से। इस पृष्ठभूमि में दिसंबर 1929 में लाहौर में पंजाब की जो राजधानी है लाहौर, उसमें कांग्रेस का अधिवेशन नेहरू जी की अध्यक्षता में अधिवेशन शुरू हो जाता है। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट में घोषित औपनिवेशिक राज्य स्वराज के औपनिवेशिक लक्ष्य को जो है रद्द कर दिया जाता है। औपनिवेशिक स्वराज का जो लक्ष्य था उसको रद्द करके ऐलान किया कि हमारा लक्ष्य क्या है, पूर्ण स्वराज्य है, न कि डोमिनियन स्टेट। तो ये लक्ष्य ये रखते हैं। अध्यक्षीय भाषण में कहा नेहरू ने, आज हमारा एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। क्या कहा भाषण में? स्वाधीनता का लक्ष्य हमारा एक ही लक्ष्य है, और वो है स्वाधीनता का लक्ष्य। अधिवेशन में जितने भी प्रस्ताव पास हुए, इन सब में गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करने के बाद जो विचार प्रकट किए, अनुमोदन किया गया। सभी प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ, पास हो गए। इस प्रकार एक बार फिर पुनः कांग्रेस में गांधी जी का पूर्ण प्रभाव स्थापित हो जाता है। कांग्रेस में फिर गांधी छा जाते हैं। इकतीस दिसंबर, इंपॉर्टेंट नोट कर लें, 31 दिसंबर को रात को 12 बजे, कई बार क्वेश्चन आता है ये, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा जो है वो फहराया जाता है और पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है। इस प्रस्ताव का महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार से है, यह कांग्रेस घोषित करती है, क्या घोषित करती है कि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना निरर्थक है, मतलब मना कर दिया इन्होंने गोलमेज में भाग लेना। कांग्रेस के विधान की पहली धारा में स्वराज शब्द का अर्थ है पूर्ण स्वाधीनता। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट वापस ली जाती है तथा यह कांग्रेस अपने सदस्यों और राष्ट्रीय आंदोलन में लगे हुए अन्य व्यक्तियों से अनुरोध करती है कि वे अपना सारा ध्यान देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति में लगाएं। तो इस प्रकार से और वो निश्चय कर लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का, जिसमें करों को न देना भी शामिल होगा। फिर 26 जनवरी 1930 का स्वाधीनता दिवस का हमारा बिंदु है, 7वां बिंदु। इसमें क्या मांग रखते हैं?
2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई। 2 जनवरी 1930 आ गया जब 31 दिसंबर 1900 CWC हमने कहा था कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है। उस बैठक में कुछ तय किया जाता है कि 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को 1930 को मतलब क्या मनाया जाएगा, फर्स्ट जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया जाता है, तय किया गया, और आगे से फिर प्रतिवर्ष इसको मनाया जाएगा। इस बैठक में स्वतंत्रता दिवस के लिए घोषणा पत्र भी तैयार किया गया। स्वाधीनता को भारत की जनता का जन्मसिद्ध अधिकार घोषित किया गया। घोषणा पत्र में जोर देकर कहा गया कि जिस शासन ने हमारे देश का सर्वनाश किया है उसके अधीन रहना हमारी दृष्टि में मनुष्य तथा ईश्वर दोनों के प्रति अपराध है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यदि हम खुशी खुशी सहायता देना तथा उत्तेजना मिलने पर भी हिंसा किए बिना कर सके तो इस अमानवीय राज्य का विनाश निश्चित है। तो ऐसी शपथ ली उन्होंने और उसका पालन किया। इस निर्णय के अनुसार सारे देश में ग्राम ग्राम, नगर नगर जो है आंदोलन को, स्वतंत्रता दिवस जो है, पहला स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। और इस प्रकार कांग्रेस ने देश में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक माहौल पैदा दोबारा से कर दिया। तो ये बिंदु हमने पढ़ लिया। अगला जो है वो है आंदोलन का निर्णय और 11 मांगे रखी जाती हैं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 14 से 16 फरवरी तक एक मीटिंग होती है साबरमती आश्रम में, गांधी जी जहां पर रहते थे। इस समिति पूरी राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन करते हुए एक प्रस्ताव पास करती है ये वर्किंग कमेटी, और गांधी जी को आंदोलन शुरू करने के लिए, पूर्ण अधिकार दे दिया जाता है कि जैसे वो निर्णय लेंगे वैसे सब मानेंगे। इस प्रकार आंदोलन की सारी बागडोर गांधी जी के हाथ में आ जाती है। परंतु एक सच्चा सत्याग्रही जैसा होता है वैसे थे गांधी जी कि उन्होंने सरकार को एक अवसर और दिया। यंग इंडिया जो उनका समाचार पत्र था उसमें वायसराय को 11 मांगे या 11 जो शर्तें थी वो मांगने के लिए प्रस्तुत की और कहा कि अगर ये मान लेते हैं तो वो अपना आंदोलन नहीं चलाएंगे। तो वो 11 मांगे क्या थी? ये हमारे पूर्ण शराबबंदी, पहली मांग थी पूर्ण शराबबंदी। दूसरी मांग थी 1 रुपया 1 शिलिंग 4 पैसे के बराबर माना जाए, मुद्रा के संबंधी थी। 1 रुपया जो है 1 शिलिंग और 4 पैसे के बराबर माना जाए, मतलब मुद्रा को उठाना था। लगान आधा किया जाए, नमक कर बंद हो जाए। आम जनता से जुड़ी हुई मांगे थी ऐसे तो। सैनिक खर्चा आधा कर दिया जाए, कम किया जाए। छठी मांग थी शासन खर्च में कमी हो। बड़े अधिकारियों का वेतन आधा कर दिया जाए। कोई नाजायज मांग नहीं थी। विदेशी वस्त्रों पर तटकर लगाया जाए। 8वीं मांग थी
तटीय व्यापार संरक्षण कानून पास किया जाए जिससे भारतीय व्यापारियों को, उद्योगों को लाभ मिले। संरक्षण अधिनियम पास किया जाए। 9वीं मांग थी, जिन राजनीतिक बंदियों को हत्या के मामले में सजा मिली है, हत्या आरोपी को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, को छोड़ा जाए। 10वीं मांग थी, खुफिया पुलिस विभाग तोड़ दिया जाए। खुफिया पुलिस विभाग तोड़ दिया जाए, जनता पर नियंत्रण होना चाहिए उसका, अगर बनाना ही है तो। आत्मरक्षा हेतु सबको शस्त्र का रखने का लाइसेंस मिले। कुछ कांग्रेसी जिन्होंने गांधी जी की इन मांग की आलोचना की कि वह स्वाधीनता से कम की बातें की हैं, आलोचना हुई, लेकिन स्वाधीनता से कम मांगे रखी, ये स्वाधीनता की तो बात की ही नहीं। परंतु गांधी जी को जानकारी थी कि सरकार मानेगी नहीं, वे मात्र सरकार को निरुत्तर करना चाहते थे और ऐसा ही हुआ। सरकार ने इनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और गांधी जी ने साबरमती से दांडी जाकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। इस प्रकार आंदोलन के परिस्थितियां और कारण हमने जाने और अगली वीडियो में हम विशेष रूप से देखेंगे कि आंदोलन का कार्यक्रम क्या था और इस आंदोलन की प्रगति कैसी थी। ये अगली वीडियो का विषय हमारा रहेगा। आपको कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप करके, कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ग्रुप अपनी ऑनलाइन क्लास लगती है उसमें भी पूछ सकते हैं।